हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर ऑन द 6th पार्ट ऑफ दिस कैपेसिटर चैप्टर। अब तक हम लोगों ने जो कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था वो देख लिया था और इसी के साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें अब तक देख ली हैं। लास्ट वाले वीडियो में जो आपने देखी थी चीज़ें वो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, प्लस आपने लास्ट वाले पार्ट में देखा था कि फोर्स कैसे किसी प्लेट पे एक्ट करता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। बट अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके मैं उससे पहले ना थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है ना, और थोड़ा उसके पीछे का एक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख रखा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश करें। लेट अस कंसीडर कि भाई ये कैपेसिटर है, इस तरीके से हम सिंपल कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, है ना। मान के चलते हैं कि भाई ये कैपेसिटर है, यहाँ से हमने एक सर्किट बना दिया सिंपल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वैसे तो एक बात मैं बता दूँ कि जब भी आप कभी इस तरह से कैपेसिटर को लगाएंगे, है ना, तो आपको एक डेफिनेटली यहाँ पे रजिस्टर लगाना ही पड़ेगा। पर अभी के लिए मैंने रजिस्टर नहीं लगाया है। ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि बिना आप रजिस्टर के कैपेसिटर लगा दें। डेफिनेटली जब भी आप किसी सर्किट में कैपेसिटर लगाएंगे तो उसके साथ एक रजिस्टर लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ मैंने समझाने के लिए, कुछ बेसिक बातें समझाने के लिए एक सिंपल सर्किट बनाया जिसमें मैंने बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस लेके आपको कुछ समझाना है, इसलिए ये चीज़ बताई है। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, आपने जो है वो Q बाई डेल्टा वी, आप लोग ऑलरेडी ये बेसिक चीज़ देख चुके हैं कि भाई जो कैपेसिटी होती है वो Q बाई डेल्टा वी होती है। पर जो कैपेसिटी है वो एक फिक्स्ड पैरामीटर है, वो एक फिक्स्ड पैरामीटर है। यानी आप ये समझ लें कि जैसे भाई एक रजिस्टर आपने लिया, उस रजिस्टर का रजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो वो 10 ओम फिक्स्ड पैरामीटर है। वैसे ही अगर कैपेसिटी आपने ले ली 10 माइक्रोफेरेड, यानी वो 10 माइक्रोफेरेड एक फिक्स्ड पैरामीटर है। ऐसा नहीं है कि आपको पोटेंशियल चेंज करने से, आपको चार्ज को चेंज करने से कैपेसिटी बढ़ के या कम होके मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी इस पोटेंशियल पे कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती, चार्ज पे कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब एक दुकान से परचेस किया कैपेसिटर, उस कैपेसिटर को हम परचेस करके ले आए, और हो सका तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अभी कैपेसिटर पूरा तोड़ के दिखाऊंगा, अंदर क्या क्या रहता है सब कुछ दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। तो जो हम कैपेसिटर खरीद के ले आए, प्रैक्टिकल बातें करते एकदम, है ना। अब हमने उसको किसी सर्किट में लगाया, ठीक है। अब उसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफेरेड है, हमने ऐसा एक भाई अपना पर्टिकुलर वैल्यू बोल के अपन कैपेसिटर उठा के ले आए, उसकी वैल्यू भी हमारे पास है, सब कुछ हमने देख लिया, हो गया। अब मुद्दे की मेन बात यह है कि इसकी चार्जिंग, इस पे चार्जेस कैसे आते हैं, सबसे मुद्दे की मेन बात। क्योंकि सर यहाँ तो बीच में आपने बताया डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया है, यहाँ तो आपने बताया नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक होने से पहली चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि सर ये तो सर्किट ही इनकम्प्लीट है, करंट कैसे चलेगा। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, आपके दिमाग में ये आएगी कि सर सर्किट तो इनकम्प्लीट है, करंट कैसे चलेगा। आप बता देंगे सर ये पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल, ये निगेटिव का टर्मिनल है, ये करंट है, ऐसे करंट जा रहा होगा इस सर्किट में से, ऐसे करंट जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे ही बताने वाले हैं, ये करंट चलता रहेगा। पर सर यहाँ बीच में तो डाइलेक्ट्रिक है। अब तक आपने जितने भी सर्किट हमें दिखाए थे, जैसे आपने यहाँ से एक रजिस्टर लगाया था, यहाँ से एक रजिस्टर लगाया था, यहाँ पे आपने बैटरी लगाई थी, यहाँ से जब भी करंट जाता था तो ये कंप्लीट एक लूप था, यहाँ कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं थी, तो यहाँ करंट चल सकता था। ये बात तो समझ में आई। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि ये जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं इसके बीच में आपने क्या भर दिया, इंसुलेटर भर दिया या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जो डायरेक्ट करंट को कंडक्ट तो नहीं करता। फिर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे हो गया ये सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कैपेसिटर के अंदर ये डाउट आना स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक जेन्युइन जनरल डाउट है, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आता है। सर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये समझाएं। डेफिनेटली ये करंट ऐसे चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है, पर पॉइंट ये सर कैसे चल रहा है, बस उस चीज़ को मैं आप समझाऊंगा आपको। होता क्या है, जब आप इसको यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव प्लेट से इस प्लेट को कनेक्ट करते हो, इस पॉजिटिव से इस प्लेट को कनेक्ट करते हो, तो होता ये है कि यहाँ से बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस निकल के भागते हैं और इस प्लेट पे आ जाते हैं। एट द सेम टाइम आप ये कह सकते हो कि यहां से बहुत सारे निगेटिव चार्जेस
यहाँ से कौन, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, मैं नेगेटिव चार्ज बताता हूँ, नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस आके इस प्लेट पे बैठ जाते हैं। अब देखो ये समझना तो आसान था, ये नेगेटिव यहाँ से आए तो पॉजिटिव, यहाँ तक तो आ गए सर, पॉजिटिव पॉजिटिव लेके यहाँ तक तो आ गए। आप जब बोल रहे कि इस प्लेट पे, पहले तो ये प्लेट न्यूट्रल थी, जब आप बोल रहे कि इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं, एक न्यूट्रल प्लेट में से क्या जाएगा, न्यूट्रल थी भाई प्लेट, न्यूट्रल प्लेट में से क्या जाएगा कि वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए पॉजिटिव चार्ज जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये प्लेट नेगेटिव हुई है, ये पहले न्यूट्रल थी, ये नेगेटिव हुई है, इसका मतलब इसमें से कौन गया उठ के, यहाँ से गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से आगे भी कौन बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आगे कौन बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आगे कौन बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज पूरा भर घूम रहा है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ प्लेट पे बैठ गया, मान लो कि यहाँ प्लेट पे बैठा तो यहाँ वाली प्लेट से क्या हुआ, निकल के भाग गया। अब आप ये भी तो समझ सकते हो कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यानी इसका पॉजिटिव चार्ज निकल के भागा, यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज भाग गया। एक्चुअल फिजिकली ऐसा नहीं हुआ, पर क्या हुआ, यहां तक आया, उसके बाद वहां से निकल के भाग गया, उसने एक कंटिन्यूटी कर दी, एक कंटिन्यूटी क्रिएट कर दी। तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, वहां से देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज आया, वहां से पॉजिटिव निकल के भागा, यहां से आया पॉजिटिव, वहां से पॉजिटिव निकल के भागा, या ऐसा बोल दो यहां से आया नेगेटिव, यहां नेगेटिव बैठा, तो यहां से नेगेटिव निकल के भागा, यहां नेगेटिव की लाइन को कंप्लीट कर लो, तो यहां से नेगेटिव निकल के भागा, यहां से नेगेटिव निकल के भागा, यहां से नेगेटिव निकल के भागा। तो अगर नेगेटिव की लाइन को देखते जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव ऐसे भाग रहे हैं, नेगेटिव ऐसे भाग रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव ऐसे भाग रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल, और करंट भी वैसे ही चल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ दिस कैपेसिटर गेट्स चार्ज। अब इसके पास पोटेंशियल V था, ये पूरा पोटेंशियल इसने अपना इसको दे दिया, कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया वो पूरा पोटेंशियल, यानी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो आ गया वो C/V का आ गया। कैपेसिटी 10 माइक्रोफेरेड की थी, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट था। ऐसा कुछ भी पोटेंशियल नहीं लगा सकते भाई, देखना ध्यान रखना, कैपेसिटर की भी एक ताकत है मैक्सिमम, भाई मैं 10 वोल्ट ही बेयर कर सकता हूं, तो आप 10 वोल्ट से बड़ा लगाओगे तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, तो ये उसका मैक्सिमम वोल्टेज ही है। या इन जनरल उसका हो सकता है 50 वोल्ट उसकी कैपेसिटी थी, मैंने 10 वोल्ट लगाया, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जो झेल सकता है पोटेंशियल की, उससे कम लगाओगे तो कैपेसिटर खुश रहेगा, ज़्यादा लगाओगे तो वो तो भाई नाराज़ होगा, ये मेरी ताकत नहीं है तो भी मेरा इतना बड़ा पोटेंशियल लगा दिया आपने, गलत बात है ना। अब एक बच्चे की बेचारे की एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने की ताकत नहीं है, उसको जेई की एडवांस की एक्सरसाइज 1 2 3 दे रहे हैं सॉल्व करने, तो वो तो रोएगा ही, तो उसकी ताकत ही एक्सरसाइज 1 की है, तो उससे एक्सरसाइज 1 ही एक्सपेक्ट करो, एक्सरसाइज 1 से थोड़ा कम एक्सपेक्ट करो, 2 3 तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना उससे, सिंपल। अब हुआ कैसा, एक नंबर लेके बात बताता हूं कि 10 वोल्ट की पोटेंशियल इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं अपन, 10 वोल्ट की सेल है हमारे पास, ये लगा दी हमने। अब हमने कितने चार्ज स्टोर कर लिए भाई, कितने मैक्सिमम चार्जेस पे इस पोटेंशियल के कारण आ सकते हैं, तो आ सकते हैं CV यानी 10 × 10, ये आ जाएंगे माइक्रो कूलम में आ जाएंगे, यानी Q = 100 माइक्रो कूलम आके बैठ गए, 100 माइक्रो, इतने पोटेंशियल से 100 ही आ सकते थे, कैपेसिटी तो उसकी 10 माइक्रोफेरेड फिक्स ही थी, वो आ गए 100 बैठ गए। अब एक और बात मैंने बताई थी कि भाई 10 वोल्ट से ज़्यादा झेल नहीं सकता, तो इससे ऊपर देने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर ऐसा बोला जाता कि ये जो कैपेसिटर है ये 20 वोल्ट तक भी झेल सकता है, तो अपन यहाँ 20 से नीचे या 20 भी लगाते तो काम बन जाता। तो ये एक्चुअली 10 वोल्ट के हिसाब से इसके मैक्सिमम चार्जेस हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा चार्ज नहीं झेल पाएगा भाई, मैक्सिमम चार्ज इतने आ गए, कितने आ गए इसके ऊपर, CV लगा दिया तो C आ गया 10, V लगा दिया 10, 10 × 10 करके माइक्रोकूलम में 100 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। देखो बड़ी मजेदार बात है। अब कैसा करें, तो चलो 100 माइक्रोकूलम तक तो बात हो गई। अब सर कैसा होगा आगे का मामला, 10 से ज्यादा बढ़ नहीं सकते ना अपन, मान लेते चलो कि अपन ने इसको अब कम किया, मान लेते अपन ने इसको कम किया। सर अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे मेरे पास ये वेरिएबल पोटेंशियल था, यानी यहाँ पे मैंने एक ऐसा बैटरी लगा रखा था जिसके पोटेंशियल को मैं कम कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो 10 से मैंने क्या किया, एक मान लिया कि सर V1 को मैंने 8 वोल्ट कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं, 8 वोल्ट कर दो। सर क्या चार्ज उस पे कैपेसिटर पे उतने रहेंगे, नहीं, 100 माइक्रोकूलम 10 वोल्ट दोगे तब रहेंगे, तो नया चार्ज क्या हो जाएगा Q1, वो आ जाएगा C × V1। भाई C तो कैपेसिटी उतनी है, पर आपने पोटेंशियल कम किया ना,
तो पोटेंशियल कम किया तो रिलेटिवली चार्जेस कम हो जाएंगे, यानी चार्जेस क्या हो जाएंगे, Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्ट यानी 8 यानी कितना हो गया 80 माइक्रोकूलम चार्ज आ गए। सर पहले 100 थे फिर 80 हो गए, बाकी 20 माइक्रोकूलम कहाँ गए, कैसे गए? बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो समझाता हूँ, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चीज़। यहाँ पे देखना पूरी बात समझ में आ जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। पहले जब 10 वोल्ट था तो इस पे प्लस 100 माइक्रोकूलम और इस पे माइनस 100 माइक्रोकूलम थे। अब जैसे ही इसके अक्रॉस 8 वोल्ट हुआ, इधर 80 आने और पॉजिटिव यहां से ऐसे आए थे, तो इसमें के क्या करने हैं भाई, इसमें के क्या करने हैं, इसमें के आपको जाने हैं कितने 20 माइक्रोकूलम कम होने। तो यहां से क्या होगा पता है, 20 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम उठ के अपने घर चले जाएंगे, वापस पॉजिटिव प्लेट पे आ जाएंगे। यहां से 100 में से 20 निकल जाएंगे। इधर से कितने निकलेंगे, इधर से कितने निकलेंगे, तो इधर से कितने निकलेंगे, तो माइनस 20 माइक्रोकूलम निकल जाएंगे। इधर से निकल जाएंगे माइनस 20 माइक्रोकूलम, इधर से माइनस 20 माइक्रोकूलम वापस इधर आ जाएंगे। देखो पहले ये निगेटिव चार्ज का ध्यान रखना, निगेटिव चार्ज पहले यहां से यहां गए थे, जैसे ही आपने पोटेंशियल कम किया तो माइनस 20 माइक्रोकूलम वापस आ जाएंगे। 100 में से माइनस 20 कम हुए, 100 में से माइनस 20 कम हुए, तो फाइनली यहां आ गया माइनस 80 माइक्रोकूलम और यहां आ गया प्लस 80 माइक्रोकूलम। और इस तरीके से ये 20 जाएंगे, ये यहां से 20 जाएंगे, यहां पे तो वापस से अपना 8 वोल्ट हो गया है। इस बैटरी के हिसाब से अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो बन जाएगा, ये सब गायब कर दो, ये सब गायब कर दो, ये सब हटा दो, ये भी हटा दो, अब ये हो जाएगा। इसके बाद सर अगर मैं V2 6 वोल्ट कर दूं बैटरी को, तो कुछ नहीं, Q इक्वल टू CV हो जाएगा, 10 इंटू 6 कर लेना, यानी 60 आ जाएगा। 60 आएगा माइक्रोकूलम में, और 20 निकल के भाग जाएंगे, और 20 निकल के भाग जाएंगे, और 20 निकल के भाग जाएंगे। जैसे जैसे तुम पोटेंशियल को चेंज करोगे वैसे वैसे चार्जेस भी कम ज़्यादा होंगे। अब किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है, सर अगर मान लेते हैं इसकी ताकत, अभी तो आपने बोला था 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है, मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर की ताकत जो होती है मैक्सिमम झेल सकता है वो 20 वोल्ट हो सकता है, सॉरी 10 वोल्ट से ज़्यादा ताकत नहीं है ऐसा बोला था मैंने, मान लेते हैं कि मैक्सिमम ये 20 वोल्ट भी झेल सकता है, और अपन ने अभी 10 ही वोल्ट दिया था। तो कुछ नहीं, इसका उल्टा प्रोसेस होगा। सोच लो कि अगर तुमने अब इसकी जगह पे दे दिया 15 वोल्ट, क्योंकि अब ये कितना झेल सकता है, 20 वोल्ट तक झेल सकता है, 15 वोल्ट दे दिए, 15 वोल्ट दे दिए, तो पहले आपके पास 8 से 15 गया, मान लेते हैं कि पहले 8 वोल्ट था फिर अब 15 वोल्ट गया, तो 15 वोल्ट V3 आपने 15 वोल्ट ले लिया, तो इसका मतलब Q इक्वल टू CV आ गया, यानी 150 माइक्रोकूलम चार्ज होने चाहिए। इसका मतलब पहले 80 थे तो यहां से अब चल के आएंगे, अब वापस प्लेट पे आएंगे, वो कितने आ जाएंगे, प्लस 70 माइक्रोकूलम आ जाएंगे। और प्लस 70 माइक्रोकूलम यानी इधर से भी बोल दो प्लस 70 माइक्रोकूलम इधर से निकल जाएंगे, या आप ऐसा ऊपर का एरो दे के माइनस 70 माइक्रोकूलम अंदर चले जाएंगे। तो फिर फाइनली ये इधर से माइनस 70 है, इधर से प्लस 70 है, यानी इधर क्या हो गया 150 प्लस में, और इधर में आ गया माइनस में 150 माइक्रोकूलम। ये लो, तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, बड़ा मजेदार चीज है। आप जैसे पोटेंशियल को चेंज करोगे उस तरीके से जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्जेस भी बदलेंगे। अब थोड़ा इसके ऊपर एक और चीज बता देता हूं, थोड़ा एक और चीज, बहुत बढ़िया चीज है ना, वो बात ध्यान रखना, बस इसको थोड़ा मिटाता हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यानी इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी पता है क्या, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होगा उसके हिसाब से कैपेसिटर पे चार्ज आएंगे। यहां एक नोट लिख लो, देयरफॉर चार्जेस ऑन द कैपेसिटर will be given by Q equal to CV, where V is the potential drop across the capacitor, where V is the potential drop across the capacitor। एक बात को समझो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते थे भैया पोटेंशियल ड्रॉप निकालना सीख लो, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना सीख लो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टेंस निकालना सीख लो, ओम्स लॉ सीख लो, V इक्वल टू IR सीख लो। अब यहाँ पे उनको अच्छे से समझ में आएगा उन लोगों को जिन्होंने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना नहीं सीखा, क्योंकि आप कैपेसिटर पे चार्ज ही तब लिख सकोगे जब आपको ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना आएगा, अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना आएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो अब भी
1 मिनट में समझाता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ एक कैपेसिटर है, और डेफिनेटली अभी कुछ समय बाद आप ऐसे सर्किट्स को डील करने वाले हैं। यहाँ पे 100 वोल्ट मान लेते हैं, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 माइक्रो फैराड की कैपेसिटी है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज, फाइनल चार्जेस कितने आएंगे ये बताओ। तो आपको पता है कैपेसिटर पे चार्ज होते C इंटू V, पर अब C तो दिया है, पर जब तक आप इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकालोगे तब तक आप ये Q नहीं निकाल पाओगे। ये बात बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी आने वाले सर्किट्स में मैं यही सब कुछ डील करूंगा, डोंट वरी, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर से आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना नहीं आएगा तो यहाँ आपको बड़ी तकलीफ है। इसलिए इसको आगे सर्किट प्रॉब्लम्स को देखने से पहले आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालना अच्छे से सीख के आए। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी सीरीज़ है उसको देखें और वहाँ से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छी तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप को अच्छे से सीख के आए, फिर हम लोग आगे इसके बढ़ सकेंगे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ आज के नए टॉपिक के ऊपर, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन changing the configuration of capacitor। अब कैपेसिटर का कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट टाइम भी हमने इस पर बात की थी कि कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या, उसकी प्लेट्स के बीच की दूरी, प्लेट्स के बीच की दूरी को चेंज कर रहे हैं हम, और वो प्लेट्स की दूरी को चेंज करने से हमें क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का। ठीक है, और एक और शब्द को जोड़ देता हूँ मैं यहाँ, स्लोली। स्लोली यानी वो प्लेट्स बहुत स्लोली डिस्प्लेस की जा रही है ना। ये लिख देते हैं। तो इसमें स्लोली का मीनिंग आपको पता है, वो होता है डेल्टा के इक्वल टू 0, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट दी प्लेट्स आर एट सेपरेशन, ध्यान देना सेपरेशन x1 इनिशियली एंड नाउ they are displaced to new separation x2 slowly, and we have to find the work done by external agent। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। अब एक्सटर्नल एजेंट से वर्क डन क्या हो रहा है वो देखना है। इसको लिख लेंगे सभी लोग बहुत अच्छे से। और अब हम वर्क डन के बारे में बात करते हैं, फिर हम सर्किट प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो सर्किट प्रॉब्लम में जब आएंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ रोल इसका। बस ये एक छोटा सा टॉपिक है वर्क डन, इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। दैट इज़ वेरी सिंपल। पर जब हमें वर्क डन निकालना है तो हमें 2 बातों पर ध्यान रखना है, वही वाली 2 बात कि भाई पहली बात तो ये कि क्या कैपेसिटर अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, और अगर नहीं है तो फिर क्या वो आइसोलेटेड है। दोनों में से आपको देखना है, 2 अलग अलग वर्क मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसको करते हैं हम लोग आगे सॉल्व। तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि ये जो भी कुछ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होने वाला वर्क है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड खुद में एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और वहाँ जो भी वर्क डन आप लिखते हैं दैट इज़ UF माइनस UI, दैट इज़ नथिंग बट द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू U फाइनल सिस्टम माइनस U इनिशियल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक रूल है, इसी के ऊपर हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, केस 1 लिखेंगे। इफ the capacitor is kept connected with battery
इफ द कैपेसिटर इज केप्ट कनेक्टेड विद द बैटरी। ये केस आपने लास्ट वीडियो में भी देखा है, ये बात पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो बैटरी से कनेक्टेड है या नहीं है। दैट इज अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो फॉर V इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आप सिर्फ V जो है वो तो कांस्टेंट मिल गया है, सिर्फ C पे चेंज होने वाला है। और जो कैपेसिटी होती है दैट इज़ A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो ये हमें कैपेसिटी का फॉर्मूला भी पता है, पर पहले सेपरेशन उनके बीच में दिया हुआ था x1, ठीक है, और बाद में सेपरेशन दिया हुआ है x2, तो हम दोनों ही कैपेसिटी लिख सकते हैं C1 और C2, तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। देयरफॉर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी हाफ C फाइनल V स्क्वायर, V तो सेम है, यानी हाफ C फाइनल का मतलब A एप्सिलॉन नॉट बाई D का मतलब x2 इंटू V स्क्वायर। और इसी तरह से हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं हाफ C इनिशियल V स्क्वायर हाफ, फिर यहाँ लिख देंगे आप C इनिशियल A एप्सिलॉन नॉट बाई x1 V स्क्वायर, यानी आप वर्क डन लिख सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल दैट इज हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई x2 और इंटू V स्क्वायर माइनस हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई x1 इंटू V स्क्वायर। जो कॉमन फैक्टर्स हैं बाहर निकाल सकते हैं आप, हाफ निकाल सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं, V स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और यहाँ आप लिख सकते हैं फाइनली 1 बाई x2 माइनस 1 बाई x1। सो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन बाई F एक्सटर्नल फॉर द केस when the battery is kept connected. So second case will be, you all know that very well, कि भाई second case क्या होगा, when the capacitor is isolated or when it is disconnected from the battery, ठीक है। तो केस 2 आप यहाँ लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ लिख सकते हैं आप when the capacitor is isolated, जब ये isolate करके किया जाएगा तो therefore क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे Q कांस्टेंट हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग, ये लिख सकते हैं आप Q स्क्वायर बाई 2C, ये लिख सकते हैं यूज़ Q स्क्वायर बाई 2C, यानी U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। अब आपके पास कैपेसिटी तो वही होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। तो आप इनिशियल और फाइनल लिख दें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे, Q स्क्वायर तो सेम ही रहेगा बाई 2C2 इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, यानी A एप्सिलॉन नॉट बाई D का मतलब x2, ये ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से आप इनिशियल पोटेंशियल लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C1, यानी Q स्क्वायर बाई 2I से एप्सिलॉन नॉट और इंटू x1, इसका मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आप लिख सकते हैं UF माइनस UI, ठीक है। वैल्यूज रख देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा Q स्क्वायर x2 और अपॉन में आ जाएगा 2I से एप्सिलॉन नॉट माइनस Q स्क्वायर x1 अपॉन में आ जाएगा 2I से एप्सिलॉन नॉट। तो वर्क डन जो आएगा इट विल बी, कॉमन चीज़ें बाहर निकाल दो, Q स्क्वायर बाई 2I से एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आ जाएगा x2 माइनस x1। सो दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट when you isolate the capacitor, ठीक है। और दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट when you keep the capacitor connected to battery. Okay, so they are very simple thing, they are very easy things, बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल थिंग, बहुत बेसिक चीज़ है, और अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो फिर यहाँ से आपको बहुत ही आसान लगेगा सब कुछ, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, बड़ा सिंपल सा है, ऐसा इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हम, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दे आर वेरी इजी थिंग्स। और इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया होगा तो हम लोग फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आज हम लोग जो है आगे नेक्स्ट चीज़ जो करने वाले हैं, दे आर सर्किट क्वेश्चन, सर्किट प्रॉब्लम्स। ये जो सर्किट प्रॉब्लम्स है ना, जैसे मैंने इसके जस्ट पहले जो आपको बताया था कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, तो देखो कैपेसिटर के चार्ज होने से, चार्ज होना शुरू होने से लेके चार्ज होने तक दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो चार्ज होना शुरू हुआ, आपने क्या किया, एक बाहर से कैपेसिटर खरीद के लाया और अनचार्ज कैपेसिटर था, उस पर कोई चार्ज पहले से था नहीं, आपने सीधे क्या किया, कोई चार्ज नहीं, यानी उस पर टाइम t इक्वल टू 0 सेट कर दो कि टाइम t इक्वल टू 0 पे जब हमने उसे बैटरी में लगाया, तो जब हमने उसे बैटरी में लगाया तो t इक्वल टू 0 हो गया, उसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन उसको क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन।
और एक कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने के लिए इन्फिनिटी टाइम लगता है। यानी अच्छा सर, इन्फिनिटी टाइम यानी कभी कोई कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज होता नहीं क्या? एक्चुअली कभी भी कोई कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता किसी फाइनाइट टाइम के अंदर। मेरी बात को समझो। फिर सर आपने बोला था ना कि वो तो 10 वोल्ट वाला कैपेसिटर था, 10 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी थी, तो 100 तो आ गया था उस पर। देखो, अगर उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल झेलने की क्षमता 10 वोल्ट है और उसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज 100 माइक्रोकूलम आ सकता है, पर प्रैक्टिकली कभी नहीं आता। प्रैक्टिकली हमेशा उससे कम ही आता है। इवन तो आपने 10 वोल्ट दे दिया तो भी वो उससे कम ही आएगा। फिर सर अगर मैं 10 वोल्ट से ज़्यादा दे दूं, अरे भाई डैमेज हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। यानी ये बात समझो कि आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा बाद में कि वो जो 100 माइक्रोकूलम चार्ज हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, वो 100 माइक्रोकूलम का मतलब ये था कि दैट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। क्योंकि आपको ये बताऊंगा क्यों इनफाइनाइट आता है, क्योंकि वहां पे जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर आप देखोगे कि चार्ज का जो इक्वेशन बनेगा वो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगा, यानी उसमें ई आएगा। और ई आने के कारण वहां इनफाइनाइट टाइम पे जाके वो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। ये सारी बातें मैं प्रूव कराऊंगा, डोंट वरी। ये सब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसका जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे। बट फिर अभी सर सर्किट प्रॉब्लम में क्या कराने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दो। मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। इस बात पे तुम्हें ध्यान देना बहुत विशेष है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो तुम सर्किट प्रॉब्लम करोगे वो सर्किट प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो सर्किट प्रॉब्लम 2 इंस्टेंट्स पे हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि कैपेसिटर की लाइफ कैसी है। कैपेसिटर की लाइफ, थोड़ा मुझे इसको मिटाना होगा, मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। कैपेसिटर की लाइफ के बारे में थोड़ा समझे भाई। कैपेसिटर जब भी कभी ऐसे कोई दुकान में, शॉप में पड़ा है, तब तो कैपेसिटर में कुछ चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुला हुआ है, ऐसे ही ओपन सर्किट होके पड़ा हुआ है, तब तो कुछ है ही नहीं ना। उसके अक्रॉस आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया ना, आपने कुछ किया। तो ये कैपेसिटर था, ये ऐसे ही एक शॉप में पड़ा हुआ था, आपने दोनों पैर फैला के ऐसा पड़ा हुआ है, भी आराम कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। अनचार्ज्ड कैपेसिटर, दिस इज व्हाट, दिस इज अनचार्ज्ड कैपेसिटर। पर हुआ क्या भाई, अनचार्ज हूँ पर मेरे पास क्वालिटी है, मैं मैक्सिमम पोटेंशियल 10 वोल्ट तक ले सकता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड है। ये सब दुकानदार को पता है, ये पड़ा है बेचारा। अब दुकान में पड़ा है तो t = 0 थोड़ी है, वो तो पड़ा रहेगा, आज भी पड़ा रहेगा, 1 दिन के बाद भी पड़ा रहेगा, और टाइम 3 दिन के बाद भी पड़ा रहेगा, फिर 5 दिन के बाद भी पड़ा रहेगा बेचारा। कोई चार्ज तो आ नहीं रहा उसमें। पर इसका टाइम कब से शुरू होता है? टाइम शुरू होता है तब when the capacitor is connected to battery, when the capacitor is connected to battery, यानी वो टाइम जो है टाइम 0 होता है। अब इनिशियली ये कैसा था, अनचार्ज कैपेसिटर था, यानी इसके ऊपर चार्जेस क्या थे भाई, 0। यानी टाइम t = पे क्या चार्जेस थे, 0। बिल्कुल भूखा प्यासा है, इसका काम ऐसा है कि लाओ जितने चार्ज दे सकते हो दे दो। खाली है थैली, पूरी थैली खाली है, जितना अमाउंट में सामान भरना चाहो भर लो। पर जब यहां सामान यानी चार्जेस भरने शुरू होंगे, t = 0 पे जो उसकी टेंडेंसी होगी चार्ज को लेने की, क्या t = 1 सेकेंड बाद भी वैसे ही रहेगी, 2 सेकेंड बाद भी उतना ही ज्यादा चार्ज चाहेगा वो। भाई खाना खाने बैठते हैं, पेट खाली होता है, भूख लगी होती है, जोरदार भूख लगी है, बहुत जोरदार भूख लगी है, तब क्या होता है, स्पीड अलग होती है। फिर जब थोड़ा भर जाता है तब स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, तब और जब भर जाता है, अब मत दो, अब ये भी नहीं चाहिए, अब ये भी नहीं चाहिए, अब ये नहीं। यानी जो हमारी इनटेक की स्पीड है या इनटेक का जो रेट है वो खाने के साथ साथ कम होता जाता है। इसी तरीके से यहाँ चार्जेस भी जब बढ़ते जाएंगे तो इसको चार्ज को लेने की कैपेसिटी नहीं बोलना चाहिए, इनटेक का रेट कम होता जाएगा। चार्ज के इनटेक का रेट यानी चार्ज के आने का रेट, चार्ज के आने का रेट यानी क्या, dq/dt। पर ये dq/dt यानी क्या होता है, वो तो करंट होता है, यानी करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। बिल्कुल सही। फिर कैसे सर कम होते होते क्या होगा करंट का? फाइनली कोई भी चीज़ जब कम होती जाती है तो फाइनली क्या हो जाती है, वो हो जाती है 0। एक समय ऐसा आएगा जब फाइनली और करंट नहीं चलेगा सर्किट में। यानी क्या होगा सर, करंट नहीं चलेगा मतलब क्या, सर्किट ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा। सर्किट ओपन सर्किट यानी ये सोचो
बहुत भूखे थे, बिल्कुल खाना नहीं था पेट में, यानी अनचार्ज कैपेसिटर थे, उस समय आने दो, जो कुछ रखा है, कुछ अगर पसंद नहीं है तो भी आने दो, आने दो, आने दो, तब यानी अनचार्ज्ड कैपेसिटर at t equal to 0 behaves as conducting wire. I maximum large amount of current starts flowing through it. कब बहुत ज्यादा खाना कब खाते हो, बहुत ज्यादा रेट कब होता है खाने का, जब पूरे भूखे t equal to 0 पे बैठे। जैसे t equal to 0 पे बैठे खाने की जगह पे, खाने के टेबल पे, तब इनटेक का रेट इतना हाई था, तब मैक्सिमम करंट, तब मैक्सिमम चार्जेस आ रहे थे उस इंस्टेंट। t equal to 0 वाले इंस्टेंट पे मैक्सिमम चार्जेस बिना रेजिस्टेंस के सब आने दो, तो वो कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। या आप ये कह सकते हैं, जब t equal to 0 लगाया गया कैपेसिटर पे, जब उसको बैटरी से जस्ट कनेक्ट किया गया, उस समय उसमें चार्ज के आने का रेट सबसे ज्यादा था, उस समय उस पे करंट सबसे ज्यादा था, उस समय एक्चुअली वहां कोई अपोजिशन नहीं था, सबको आने दो, उस समय मैक्सिमम करंट था, उस समय ही I max था। तो दो परिस्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लो अभी। तो एक तो वो जब t equal to 0 था, जब जस्ट कैपेसिटर को सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, पहली कंडीशन, जब जस्ट कैपेसिटर को सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जब टाइम 0 था, जब अनचार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस कोई बैटरी लगाई गई थी, उस समय कैपेसिटर की चार्जेस को लेने की टेंडेंसी बहुत हाई थी, उस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम था, यानी उस समय का मतलब उस t equal to 0 पर, उस इंस्टेंट पर फिर थोड़ा खा लिया, t equal to 0 पे कुछ खा लिया, t equal to 0.00001 सेकेंड पे थोड़ी शांत हो गई भूख, तो रेट कम हुआ, फिर थोड़ी और अगले इंस्टेंट पे शांत हुई भूख और रेट कम हुआ, और शांत हुई और रेट कम हुआ, धीरे धीरे एक बड़े टाइम के बाद, यानी पूरी भूख शांत कब होगी, टाइम इन्फिनिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूरी भूख शांत होने में मैक्सिमम चार्जेस आ जाना, Q इक्वल टू CV के बराबर चार्जेस आ जाना, कितने, Q इक्वल टू CV के बराबर चार्जेस आ जाना, ये मैक्सिमम चार्जेस आ जाना, वो तब पॉसिबल होगा जब t इन्फिनिटी होगा। और इसके बाद अब फर्दर और चार्ज ले सकते हैं, यानी बहुत ठूस के खा लिया, अब और ले सकते क्या भाई, और आने दो क्या, अब वो रेट चलता रहेगा, खाना आया मुंह में डाला, खाना आया मुंह में डाला, वो रेट क्या होगा, थम जाएगा, अब मुंह में डालना बंद हो जाएगा, यानी आप चार्ज का स्टोर होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही t इन्फिनिटी आएगा उस समय पे करंट हो जाएगा 0, और अगर सर्किट में करंट उस ब्रांच में 0 हो गया जहां कैपेसिटर है, इसका मतलब वो ब्रांच अब ब्रोकन वायर बन गई, उसका मतलब वो ब्रांच अब ब्रोकन वायर बन गई, ओपन सर्किट हो गई। अब फर्दर कैपेसिटर कैन नॉट अक्यूमुलेट एनी मोर चार्जेस, फर्दर कैपेसिटर कैन नॉट अक्यूमुलेट एनी मोर चार्जेस, अब ले नहीं सकता, हो गया काम खत्म। पर वो आएगा कब, t इन्फिनिटी पे। सर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इन्फिनिटी और बीच का भी बहुत बड़ा समय, तो ये बीच वाले को छोड़ दो, अभी सिर्फ दो चीजों पे फोकस करो, एक t इक्वल टू 0, एक t इक्वल टू इन्फिनिटी। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी, बीच का समय इसके बाद का टॉपिक है, उसको कहते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो उसमें हम किसी इंस्टेंट पे कितने चार्ज है वो तक निकालेंगे, पर अभी कितने, कौन से दो इंस्टेंट्स पे फोकस करना है, एक सिर्फ t इक्वल टू 0, एक t इक्वल टू इन्फिनिटी। और इस दो इंस्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि t इक्वल टू 0 का मतलब कैपेसिटर को बहुत भूखा है, कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर भूखा है, वहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा रहेगा, करंट मैक्सिमम रहेगा, ये बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट की तरह, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। जब t 0 रहेगा, कैपेसिटर विल बिहेव एज कंडक्टिंग वायर, यानी जहां जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उसको हटाओ, उसको रिप्लेस कर दो सीधे कंडक्टिंग वायर से, उस t इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ। और फिर जब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, लॉन्ग टाइम इसलिए नहीं डिफाइन कर रहे क्योंकि इन्फिनिटी टाइम, जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब उस कैपेसिटर को वहां एक ओपन वायर, ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर दो, यानी वो पार्ट में अब करंट आएगा नहीं जहां कैपेसिटर पड़ा था। बस इन दो बातों को ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको मिटाता हूं, फिर इसको थोड़ा विस्तार से अच्छे से लिखवाता हूं। ये चीजें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये पॉइंट्स जो हैं ये आगे सर्किट प्रॉब्लम में तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो मैं इसे 1 by 1 लिखवा देता हूँ। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जस्ट कीप देम इन माइंड,
ठीक है ना। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। बस दो बातों को ध्यान रखें। एक वो इंस्टेंट जब जस्ट कैपेसिटर को सर्किट में लगाया गया t इक्वल टू 0, यानी बैटरी की उसके अक्रॉस कनेक्ट की गई, और एक वो इंस्टेंट जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। तो जब t इक्वल टू 0 था तब वहाँ t इक्वल टू 0 का मतलब ये था कि वहाँ कैपेसिटर को रिप्लेस करना है सर्किट में कंडक्टिंग वायर से, और जब t इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर की जगह लगा देना है एक ओपन सर्किट, ओपन वायर, खुला हुआ वायर। वहाँ अब करंट नहीं जाएगा। बस दो बातें अभी ध्यान रखेंगे। इट मीन्स दैट कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कंप्लीटली चार्ज्ड। ओके, सो अब हम यहाँ एक हेडिंग लिख देते हैं, सर्किट प्रॉब्लम्स for capacitor at t equal to 0, that is initially, and at t equal to infinity, that is at steady state. इसको एक और नाम दिया गया है, that is at steady state, that is at steady state. मैं कुछ पॉइंट्स हैं उसे डिक्टेट कर रहा हूँ, उसे लिखेंगे आप, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखेंगे when the capacitor is uncharged, when the capacitor is uncharged, यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो, when the capacitor is uncharged and connected to the circuit, then assume that time as t equal to 0 and replace the capacitor in the circuit by a conducting वायर। देखो मैं इसको फिगर बना के, डायग्राम बना के बताता हूँ, दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मान लेते हैं दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज सम रेजिस्टेंस। अब हम लोग प्रैक्टिकल सर्किट की बात करेंगे। दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ की, ओके। सो दिस इज अ की, दिस इज अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, दिस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ R रजिस्टर एंड C। की तो अभी ओपन है। जब की क्लोज करेंगे, जिस इंस्टेंट पे की क्लोज करेंगे, यहां देखना अभी, है ना, व्हेन की क्लोज्ड जस्ट एट t इक्वल टू 0, उस पर टाइम t इक्वल टू 0 मान लो, तब सर्किट कैसा बनाना है, देखो जरा, तब सर्किट कैसा बनाना है। दिस इज द की विच इज क्लोज्ड एंड एक्चुअली दिस इज द कैपेसिटर. But now at t equal to 0, what you did? You have just replaced this capacitor by a conducting wire, but strictly this happened at t equal to 0. At t equal to 0, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ t equal to 0 पे हुआ है, और इस समय इस इंस्टेंट पे जो करंट है सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम है, एंड I max इज इक्वल टू V by R होता है। ये है वो इंस्टेंट जब t 0 है, जब t 0 है इस इंस्टेंट पे। और जबकि ये कंडक्टिंग वायर हो गया है, तो ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इज अक्रॉस रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट ना। इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कुछ रेजिस्टेंस, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ी आएगा, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, जो है वो इसके अक्रॉस है, उसके हिसाब से I max चल रहा है V by R के बराबर। सोचो, सच ए इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। t इक्वल टू 0 पे, एक्चुअली t इक्वल टू 0 पे चार्जेस ऑन कैपेसिटर इज अगेन 0, चार्ज एकदम t इक्वल टू 0 पे चार्जेस थोड़ी आ जाएंगे, पर उस कैपेसिटर में करंट जा रहा है, यानी इसका मतलब dq by dt है, और dq by dt है, और वही मैक्स है। मेरी बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं।
t इक्वल टू 0 वाले इंस्टेंट पे चार्जेस के आने की प्रोसेस चालू हो चुकी है। चार्जेस नहीं है तो क्या हुआ, प्रोसेस ट्रांसपोर्ट तो चालू हो गया। भाई ऑर्डर दिया अमेजॉन पे, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए था, हमने बोल दिया ये चाहिए था, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वहां से वेयर हाउस से ट्रक में डाला तो वो प्रोडक्ट के आने की प्रोसेस चालू हो गई। हमारे पास आ गया क्या, नहीं, प्रोसेस चालू हो गई। तो dq by dt इज नॉट जीरो, because dq by dt is nothing but the current is not zero at t equal to 0, it is a conducting wire now, so I will be maximum। dq by dt का मतलब I max, यानी इसका मतलब देखो at t equal to 0 q on capacitor are 0, but the rate of what, rate of accumulation of charge on capacitor is not 0. In fact, it is maximum. In fact, it is maximum. That is I max is dq by dt is rate of accumulation of charge on capacitor। very 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 important thing, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो मैंने लिख दिया, खैर जीरो है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। सारा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस है क्योंकि उसमें से करंट जा रहा है। सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज वी इक्वल टू आई मैक्स इन टू आर। ये ध्यान रखेंगे पूरा पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। सो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो हो गया टी इक्वल टू जीरो का मामला सारा, ये आ गया टी इक्वल टू जीरो का मामला। इसमें आपसे टी इक्वल टू जीरो पे डी क्यू बाई डी टी फाइंड आउट करने बोलेंगे, आई मैक्स फाइंड आउट करने बोलेंगे, आपसे चार्ज ऑन कैपेसिटर फाइंड आउट करने बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करने बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर फाइंड आउट करने बोलेंगे। सब कुछ निकाल सकते हैं आप, वेरी इजी। ये सब बातें मैंने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। अब नाउ आफ्टर लॉन्ग टाइम, दैट इज टी इक्वल टू इन्फिनिटी। After long time, that is t equal to infinity, when the capacitor got charged। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, लॉन्ग टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जब पेट भर खा लिया तो अब फर्दर और खा नहीं सकते, तो भाई अब नहीं चाहिए बोल देंगे, कैपेसिटर भी वही बोल देगा अब नहीं चाहिए। तो ये जो कंडक्टिंग वायर है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोकन वायर। नाउ the capacitor is fully charged, and hence it will be replaced by broken wire. It will be replaced by broken wire in the circuit। It will be replaced by broken wire in the circuit। यहाँ अब हम बना देते हैं at t equal to infinity, सर्किट बना देते हैं t equal to infinity। यही सर्किट को अब कैसे बनाएंगे देखो। now this is the capacitor replaced by broken wire। as if you'll replace it by broken wire, I think it is visible। दिख रहा है ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? Again the potential is V, this is R। अब करंट क्या होगा, ब्रोकन ही वायर हो गया, ये ब्रोकन वायर हो गया, सो करंट विल बी जीरो। करंट ही जीरो है तो V अक्रॉस R इज ऑल्सो जीरो। V अक्रॉस R इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, I ही जीरो है तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो ये सारा पोटेंशियल किसके अक्रॉस आ जाएगा, इट विल बी अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देखो मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, या आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब इसके आगे की कहानी लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको सीखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कैपेसिटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट अगर समझे तो, ना समझे तो ये फिर तो ऐसा लगता है जैसे बाप रे क्या पढ़ रहे हैं हम। वहाँ क्या लिखा, V अक्रॉस R इज ऑल्सो जीरो,
देयरफॉर द पोटेंशियल इज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम आ जाएगा, जितना भी आ सकता है। मैक्सिमम इसलिए लिख रहा हूं मैं कि हो सकता है कभी कैपेसिटर किसी दूसरी ब्रांच में लगाओ, जैसे मैंने पहले एक सर्किट बनाया था, है ना, तो उसके हिसाब से उस ब्रांच का जो मैक्सिमम आ सकता है वो कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम। देयरफॉर फॉर द अबोव सर्किट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज V। इस केस में V ही है क्योंकि कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। ठीक है, एंड चार्जेस ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितने चार्जेस हैं, Q इक्वल टू C इंटू V आ जाएंगे। V तो पोटेंशियल है ही, करंट जीरो है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर V है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो है, चार्जेस ऑन कैपेसिटर Q इक्वल टू CV है। बट दिस इज ऑल व्हेन T इज इन्फिनिटी। तो अभी आपको सिर्फ मैंने ये जो दो बातें बताई हैं, बस इन दोनों ही बातों के ऊपर आपको काम करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बातों पे ध्यान रखना है कि भाई कितना चार्ज कैपेसिटर पे आया, कितना पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस आया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और उतना अगर आप याद कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और बस इतना समझ के आप, ये चीज़ें समझ के आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। कुछ एक दो बातें मैं और लिख देना चाहता हूँ। इसमें बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन यानी Q इंटू वी होता है या फिर Q इंटू ई होता है। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, ठीक है ना, वो सब भी बातें मैं दो तीन बातें लिखवा देता हूँ। अब ये जो आपने लिख लिया होगा अगर, तो इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको ये लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर सब चलेगा। ये फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट ये था, ये वाला सेकंड पॉइंट था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिख लें। और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। देखो, फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर तो C इंटू वी से आएगा, वेयर V व्हाट इज V, V के बारे में भी मैं बात बता चुका हूँ। V इज नथिंग बट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। वो आपको निकालना आना चाहिए, इस टॉपिक के शुरुआत से पहले ही मैंने बोल दिया था, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखें थोड़ा सा कि आपको वो आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना होता है और बाकी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ से आप थर्ड पॉइंट लिख लें। ये वैसे सिंपल चीज़ है, ये हम जानते हैं। दिस इज वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया, ठीक है ना। तो वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन बाय बैटरी इज गिवन बाय वर्क इक्वल्स टू Q इंटू वी होता है, पर यहाँ V की जगह आएगा E, क्योंकि बैटरी का वर्क लिख रहे हैं। तो बैटरी का Q इंटू ई यानी E इज द EMF ऑफ द बैटरी, वेयर E इज EMF ऑफ बैटरी। अच्छा, किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर इसमें टर्मिनल पोटेंशियल तो नहीं लेना है। भाई नहीं, अगर बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो आपको उसका EMF ही लेना है। क्यों EMF? क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी है। ये बैटरी ने अपनी केमिकल एनर्जी से कितना वर्क किया, ये वो है। सो दिस इज Q इंटू ई, टर्मिनल पोटेंशियल नहीं लेना, EMF ही लेना, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी। एक्चुअली सर्किट में कितनी एनर्जी आई, वो कहाँ से आएगी? बैटरी से आएगी। फिर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कहाँ स्टोर हो जाएगी? कैपेसिटर में। क्या पूरी बैटरी ने जितनी एनर्जी थी सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी क्या कैपेसिटर में? नहीं होगी, क्योंकि वहां कहीं रेजिस्टेंस भी है। तो कुछ रेजिस्टेंस में एनर्जी खर्च होगी, तो हिसाब कैसे लगाओगे? जो टोटल वर्क डन किया बैटरी ने, उसमें से कुछ एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर में, बाकी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, किसमें? रजिस्टर में। बात को समझो, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखें, वेयर इज द EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब इसके बाद में आएगा पोटेंशियल एनर्जी stored in the capacitor, stored in the capacitor, potential energy stored in the capacitor. So potential energy equals to होता है Q square by 2C, है ना। आप इससे लिख सकते हैं, this is the potential energy stored in the capacitor, this is the work done by battery, and heat lost, अगर आपको चाहिए heat lost in the circuit, circuit में heat loss कितना आया है, तो that is nothing but heat
लॉस्ट इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी, जो भी वर्क डन किया बैटरी ने, माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जितना भी कैपेसिटर ने, ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो जो भी हीट लॉस्ट है दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय बैटरी एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सिंपल है, बड़ी सिंपल चीज़ है कि भाई जो भी हीट लॉस्ट है वो क्या है, तो बैटरी ने जो वर्क किया उससे बचा कुचा, उससे कुछ एनर्जी स्टोर हो गई कैपेसिटर में, तो जो इनका डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट द हीट लॉस्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना यहाँ से आगे सर्किट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन हमें करने बहुत ज़रूरी हैं, समय भी हो रहा है, कुछ समय ज़्यादा हो जाए इससे पहले हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। तो लेट्स सी, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करके ही एक्चुअली आपको ये कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिलीफ आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स हैव सम सर्किट प्रॉब्लम्स नाउ, ठीक है ना। ये लिख के रखेंगे 5 बातें, ये 5 बातें ही यूज़ होंगी अभी। तो सर्किट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब हम सर्किट प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो लेट्स हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। तो एट t इक्वल टू 0 स्विच एस इज क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है, एक रजिस्टर भी दिया हुआ है। सो दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज अ रजिस्टर, देयर इज अ बैटरी, ठीक है, एंड देयर इज अ की, ओके, दिस इज अ सर्किट, रजिस्टर, कैपेसिटर, EMF E, R, this is key, ठीक है। At t equal to 0 switch S is closed and initially the capacitor is uncharged. Find I and Q at t equal to 0 and at t equal to 0. ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले तो, इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड एंड at t equal to 0 switch S is closed, switch S is closed, है ना। Find फर्स्ट पार्ट इसका, at t equal to 0, इसमें I Q dq by dt, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है ना, एंड बस यही चीज़ें। और इसका दूसरा पार्ट एट t इक्वल टू इन्फिनिटी में भी यही सारी चीज़ें, ए करंट, q चार्ज, dq बाई dt, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड का समय देता हूँ, थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन पे। तुरंत ही मेरा सॉल्व करना सही नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा बैकग्राउंड इसके पीछे बता दिया है। आप इसके लिए t इक्वल टू 0 पे सर्किट ड्रॉ करो, t इक्वल टू 0 के ऊपर सर्किट ड्रॉ करके 0 पे जो जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो लिखने की कोशिश करो, और फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट को ड्रॉ करने की कोशिश करो, और फिर उस पर जो जो चीज़ें दिखती हैं वो लिखने की कोशिश करो। टिल दैट टाइम मैं एक क्वेश्चन और यहाँ लिख देता हूँ ताकि फिर हम लोग डिस्कस भी साथ साथ कर सकें, ठीक है ना। बट कोई भी स्टूडेंट ऐसे शांति से बैठे ना रहें, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें पूरा, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना तभी चीज़ें बन पाएंगी, और नहीं तो नहीं बन पाएंगी, ठीक है। इसके साथ एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन मैं जोड़ देता हूँ। इसमें आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, वर्क डन बाई बैटरी। अभी हमने लिखा है इसलिए इसको भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। और चौथा आप निकाल सकते हैं इसके अंदर हीट लॉस्ट, ठीक है ना, हीट लॉस्ट, ठीक है। सो इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी सिंपल। सो सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तब तक कि आपके पास टाइम है, आप इसको लगाएं फटाफट। इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ठीक है। फाइंड I and Q at first t equal to 0, second t equal to infinity, third work done by battery, fourth heat lost, ठीक है। So there is one more circuit. आई होप आप में से किसी ने ये आंसर निकाल लिए होंगे। निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ही आपका
कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। मेरे किए हुए क्वेश्चंस उतना फ़ायदा नहीं देंगे जितना आपके खुद के किए हुए क्वेश्चंस आपको फ़ायदा देंगे। अगर आप खुद ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझ पे डिपेंडेंट रहेंगे मैं तो सॉल्व करूँगा, नो इश्यूज़ विद दैट, बट जो कॉन्फिडेंस बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ तब बढ़ेगा जब आंसर्स आप निकालेंगे। ठीक है, तो खैर चलो, I think the time is given to you, sufficient time is given to you. Now let's, first of all, I'll divide it into two parts. मैं t इक्वल टू 0 पे एक बात बनाऊंगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक बात बनाऊंगा, है ना। इसी को आप स्टेडी स्टेट भी कहते हैं या इसी को आप आफ्टर लॉन्ग टाइम, किसी किसी किताब में ये चीज़ें ऐसी दी होती हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये शब्द का उपयोग किया जाएगा या स्टेडी स्टेट का ये उपयोग किया जाएगा। पहले तो हम दोनों इंस्टेंट्स पे सर्किट्स को ड्रॉ कर लें। सो दिस इज द सर्किट दैट इज शॉर्ट सर्किटेड। आपको क्या करना है, कैपेसिटर को रिप्लेस करना है कंडक्टिंग वायर से। यहाँ पे आपके पास EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। नाउ दिस इज द कैपेसिटर विच इज रिप्लेस्ड बाय द कंडक्टिंग वायर एंड एट दिस इंस्टेंट द करंट विल बी मैक्सिमम। मैं सॉल्व बाद में करूँगा, पहले आई जस्ट ड्रॉ दी सर्किट्स and at t equal to infinity this capacitor will be an open circuited wire and this is the battery and the internal resistance R and the EMF E, this is capital R. Now first of all try to analyze कि तुम ये दो बातें समझ पाए क्या। जितना मैंने पिछले बार जितना भी इससे पहले जो पढ़ाया बोर्ड भर भर के, उससे तुम इन दो बातों को, इन दो सर्किट को रिलेट कर पाए क्या। पहले तो इस बात को एनालाइज करो। अगर आप इन सर्किट्स को रिलेट कर पाए हो तो ही आगे बढ़ना सही है, अदरवाइज पॉज करो, बैक जाओ, फिर से देखो, फिर वापस आओ। अगर आप इन सर्किट्स को मैंने क्यों बनाया ये नहीं समझ पाए तो अलाली मत करो, वापस पीछे जाओ। खैर, सो फॉर दिस केस यू नो दैट देयर आर टू रेजिस्टेंसेस, so R and R, so I equals to maximum at that instant, at this instant, and it is given by I max is E upon R plus R. Okay. अगर ये समझ में आता है तो ये I max है। What about this side? I is 0 as circuit is open। या अगर ये कैपेसिटर किसी और ब्रांच में होता और यहाँ एक और ऐसी ब्रांच जुड़ी होती तो यहाँ इस तरह से करंट चल रहा होता, यहाँ सिर्फ करंट 0 होता। मेरी बात समझो, पर यहाँ कोई ऐसी ब्रांच तो है ही नहीं, तो इसीलिए एक ही ब्रांच होने के कारण करंट विल बी 0 इन द सर्किट। अब ये जीरो की बात हो गई, ये इन्फिनिटी की बात हो गई। इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज एट t इक्वल टू 0, स्विच एस इज क्लोज्ड। फाइंड एट t इक्वल टू 0 I Q dq by dt VR एंड VC। I तो आपने निकाल दिया t इक्वल टू 0 पे, Q R0 क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं t इक्वल टू 0 पे। भाई ये तो ओपन सर्किट है, ये तो एक क्लोज सर्किट है, ये कंडक्टिंग वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं। पर ये पूरा की पूरा पोटेंशियल ड्रॉप V जो है वो पूरा नहीं आएगा अभी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से भी जाएगा ना तो कुछ VR इधर आ जाएगा, इसका कुछ टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो E माइनस IR होगा, उसके हिसाब से वही वाला VR बन जाएगा। ये E पूरा इसको नहीं मिलेगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो पूरा E इसको मिल जाता। ये बातें करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब dq by dt, दिस dq by dt is nothing but the current at that instant, therefore I max is nothing but dq by dt is nothing but E by R plus R. Very simple. Now VR, that is the potential drop across the resistance. Okay, no issues with that. VR is nothing but I into R, I max into R. I max is this one, so E upon R plus R into R. This is the potential drop across the resistance. Now potential drop across the capacitor, it is obviously 0. In this part we can say capacitor के across the potential drop है ही नहीं, that's why charge is 0 at t equal to 0. At t equal to 0, समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछते हैं हमसे? हाँ, ये पार्ट 1 हो गया, यहाँ तक तो खत्म हो गई बात।
इसके बाद पूछते हैं भाई t इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे करंट तो जीरो हो गया। अब क्या बोलते हैं, जब करंट ही जीरो है तो इसके अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी सारा की सारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है वो ईएमएफ के बराबर आ जाएगा भाई, क्योंकि करंट नहीं है तो आर के अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप नहीं आएगा, इसके अक्रॉस भी नहीं आएगा, तो पूरा ईएमएफ इसके अक्रॉस चला जाएगा, यानी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज ई। नाउ चार्ज, मैक्सिमम चार्ज आ जाएंगे इन्फिनिटी में, सीवी कैपेसिटी अपन ने सी ली थी, सीवी यानी सीई आ गई लो। This is the maximum charge on capacitor now at T infinity. This complete potential will be across the capacitor because there is no other branch. And in this branch current is zero, so that जब करंट ही नहीं है तो किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, यानी इस पूरी बैटरी का ईएमएफ इसके अक्रॉस आ जाएगा, ये भी बात आ गई। अब व्हाट अबाउट dq by dt? As dq by dt is nothing but the current, so you can say as I is zero, that is nothing but dq by dt. Now further accumulation of charges on the capacitor plate are stopped. अब नहीं आ सकते, accumulation अब नहीं हो सकता। Now what about the potential drop across resistor? So we know that as there is no current, the potential drop across resistor is zero. What about the potential drop across capacitor? We have already written it as E. ये भी हो गई बात। Now work done by battery. वर्क डन बाई बैटरी का मतलब ये तब तक का काम है जब तक टी इन्फिनिटी आता है, यानी पूरा काम। कोई कंफ्यूज ना हो, सर ये वर्क डन कब निकालना है, जीरो पे या इन्फिनिटी पे? भाई इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली। तो दिस वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी आपको पता है वो होता है Q इंटू डेल्टा वी, यानी Q इंटू डेल्टा वी का मतलब Q मैक्स इंटू EMF। बैटरी का EMF लेना है, अभी लिखा था यहाँ पे मैंने, तो आपको दिख जाएगा Q max is CE into E, that is CE square, it is the work done। इतनी एनर्जी बैटरी ने इस सर्किट के अंदर भर दी थी, इतनी एनर्जी फेंक दी, भाई जाओ ऐश करो, CE स्क्वायर दिया तुमको, अब बांट लो आपस में, किस किस को बांटना है। रेजिस्टेंस ने कुछ खा लिया, कुछ कैपेसिटर ने स्टोर कर लिया। अब बोले वर्क डन बाय बैटरी निकाल दी हमने, हीट लॉस निकालना है। पर मुद्दा ये कि सर हीट लॉस निकालने के लिए बताया गया है हमें कि हीट लॉस होता है वर्क डन बाय बैटरी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। पर अब सर हीट लॉस निकालने के लिए वर्क डन तो आ गया, पर पोटेंशियल एनर्जी, हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर तो निकालनी पड़ेगी हमें। तो कौन सी बड़ी बात है, हमें तो पता है Q स्क्वायर बाई 2C होती है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करता है कैपेसिटर? Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V, वही। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर U, Q स्क्वायर बाई 2C। Q पता है ना हमें, तो Q कितना है भाई? CE यानी C स्क्वायर E स्क्वायर बाई 2C, एक C कैंसल यानी CE स्क्वायर बाई 2। वर्क डन बाय बैटरी CE स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड CE स्क्वायर बाई 2 यानी उससे आधी। CE स्क्वायर वर्क डन बाय बैटरी, CE स्क्वायर उससे आधा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, यानी आधा कहाँ गया? हीट लॉस्ट। देयरफॉर हीट लॉस्ट इज इक्वल टू CE स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर बाई 2, दैट इज CE स्क्वायर बाई 2। आधा तो लॉस हो गया, आधी एनर्जी लॉस हो गई, आधी एनर्जी स्टोर हुई, आधी एनर्जी लॉस हो गई। जितना भी बैटरी ने वर्क किया था उतने में से आधी लॉस हो गई, आधी स्टोर हो गई, आधी लॉस हो गई, आधी स्टोर हो गई। आई होप आपके दिमाग में ये बातें आई होंगी, शायद यही लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ठीक है, इसका तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, तब तक मेहरबानी क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो। फिर भी बात मैं बोल रहा हूँ, जब तक तुम ये एटीट्यूड नहीं लाते कि मुझे ही करना है सर क्वेश्चन, आप सॉल्व मत करो, तब तक डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम बात करें ना, तो जब मैं कोटा में पढ़ा रहा था तब की बात अगर किया जाए तो तब ऐसा होता था सिचुएशन कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद अगर हम क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करने लग जाएं तो क्लास के चिल्लाने लगते थे, नहीं 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 नहीं, समय दो हमें, हम करेंगे। तो ये क्या होता था पता है, उससे एक उनका फायदा, सबसे बड़ा फायदा,
वो जब खुद लगाते थे इन बातों को क्वेश्चन पे, तब एक तो वहीं की वहीं उसी समय जो गलतियां करने वाली होती थी बातें, वो गलतियां समझ जाते थे। अरे हाँ, इस चीज़ को तो सर ने ऐसा बताया था, फ्रेश रहता है ना दिमाग में, तो तुरंत ही समझ जाते, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो अपन ने गलत लगा दिया, अरे नहीं नहीं ऐसा सर ने नहीं बताया था, चलो 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 चलो। फिर बाजू वाला भी बोलता है अरे वो तू गलत कर रहा है, फिर एकदम से सामने वाली बेंच वाले का आंसर भी आ जाता है, एकदम इरिटेशन, अरे इसका कैसे आ गया। तो जो कंपटीशन होती है ना, वो आपको फास्ट लर्नर बनाती है, एकदम फास्ट लर्नर बनाती है, ऐसा सोचने में मजबूर करती है आपको कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उस समय आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, वही घर में लेमैन जैसे बैठे होते हैं आराम से, कंपटीशन नहीं होती ना वहाँ कोई आपको इरिटेट करने वाला नहीं होता। एक्चुअली इरिटेट करने वाले लोग ही आपके सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। इसका मतलब टीचर्स इरिटेट करते हैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, पर जब लोग आपको इरिटेट करते हैं ना, तभी आप सीखते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे एक कंपटीशन दिखने लगता है, अरे यार हाउ दैट पर्सन कैन बी बेटर देन मी, आई वांट टू ओवरकम एट एनी कॉस्ट, आई वांट टू ओवरकम। दैट इज द काइंड ऑफ ज़ीद दैट यू शुड प्रोड्यूस इन योरसेल्फ, एंड दैट विल कम ओनली इफ you'll solve the questions by your own. Don't wait for me to solve. आंसर निकालो। खैर, at t equal to 0 s is closed. Okay. क्या लिख रहे थे हम लोग? Initially the capacitor uncharged, find I at t equal to 0 and t equal to infinity. Also find charge on each capacitor at, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट। अब हमने मल्टीपल ब्रांचेस ले आए हैं, अब इससे ना थोड़ा और अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, मज़ेदार चीज़ें हैं इसके अंदर, बड़ा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करते हुए। दिस इज़ अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट, इसको करते हुए काफ़ी मज़ा आने वाला है हमें। इसमें हमें बहुत कुछ पोटेंशियल ड्रॉप वाली चीज़ें भी यूज़ होंगी, बड़ा मज़ा आ जाएगा, जिसमें लोग अब पोटेंशियल ड्रॉप निकालना जिन्होंने नहीं सीखा है ना, अब उनकी बैंड बजने वाली है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। और थोड़ा सा यहाँ से आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि वो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट। आप एक टॉपिक ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। सो यू विल गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग राइट नाउ। आई होप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो मैं पहले आंसर बता देता हूँ। ओके, पहले उस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने सॉल्व किया है, क्योंकि उनको तो एक लगी रहेगी बात कि हमने सॉल्व किया, हमें आंसर मिल जाता तो हम थोड़ा मज़ा आ जाता हमें भी। तो फर्स्ट वाले के लिए जो है एट t इक्वल टू 0 करंट और चार्ज निकालना था, तो करंट वॉज 5 एम्पियर एंड चार्ज इज़ 0, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए। और सेकेंड वाले के लिए करंट इज़ 0 एंड चार्ज इज़ कितना दिया है 30 कूलम। एंड थर्ड वाले के लिए वर्क डन बाय बैटरी इज़ 300 जूल और पोटेंशियल एनर्जी इज़ 150 जूल, तो हीट लॉस्ट इज़ 150 जूल, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो आई विल सॉल्व इट नाउ। मैं इसको सॉल्व करता हूँ उन बच्चों के लिए जो बेचारे थोड़े से अपने राजा बाबू हैं, उन लोगों के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। शायद किसी दिन वो ये बात समझ जाए कि उनके सॉल्व करने से ही होगा, मेरे सॉल्व करने से नहीं होगा। खैर, विल वर्क फॉर दोज स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ बिग डील, विल वर्क फॉर देम एंड डेफिनेटली किसी दिन हम आशा करते हैं कि वो चीज़ें उनके दिमाग में आ जाएं। चलो फिर से वही चीज़, एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये दो कंडीशंस हमने ले ली। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप फिर से बना दो भाई, शॉर्ट कर दो उसको, तो यहाँ एक रजिस्टर लगा दो, कैपेसिटर है उसको शॉर्ट कर देना पड़ेगा यहाँ पे आपके पास बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, ठीक है, तो सॉरी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो ओपन करना होगा, सॉरी, ठीक है ना, ओपन सर्किट करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का,
और t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट करना होगा। भूखा प्यासा रजिस्टर, भूखा प्यासा कैपेसिटर है तो उस समय वो मैक्सिमम चार्जेस को आने देगा। सो इट विल बी लाइक अ कंडक्टिंग वायर, दिस विल बी एन ओपन सर्किट, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर एंड फॉर दिस इंस्टेंट द करंट विल बी मैक्सिमम। This is 2 ohm resistor, this is 10 volt battery. Now let's try to find out I and Q. So first thing, I max is equal to E by R, that is 10 by 2, that is 5 ampere. Charge is 0 because initially there is no potential drop across the capacitor. तो पूरा potential drop इसके across ही आ गया है 10 volt का, ठीक है। So for this side we have current is equal to 0 as the circuit is open circuit now, and Q equal to CV. So potential drop of 10 volt is across the capacitor. So Q is equal to C, capacity कितनी थी भाई 3 into 10 यानी 30 कूलम का चार्ज आ गया। सो 5 एम्पियर 0 वाला करेक्ट हो गया, 0 और 30 कूलम वाला भी करेक्ट हो गया। थर्ड वाला जो पार्ट था, वर्क डन is equal to Q, that is the charges supplied by the battery। हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, मैंने जो पीछे पॉइंट नंबर 4 लगाया था वर्क डन बाय बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ ये। Q इंटू वी में V तो हमने लिखा था EMF ऑफ द बैटरी, और जो Q है वो Q वहां अपडेट करो, दे आर चार्जेस सप्लाइड बाय बैटरी। सर बैटरी तो चार्ज सप्लाई करेगी ना, बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटर ऑन समझ में आएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है, पर वहाँ अपडेट करो। पॉइंट नंबर 4 था शायद, आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले, चार्जेस सप्लाइड बाय द बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको स्टार बना के रखना, जैसे EMF में E लिखा है वैसे ही Q यानी चार्जेस सप्लाइड बाय द बैटरी वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। सो Q इंटू E हो गया। अब Q तो आपने देखा 30 है, बैटरी का EMF 10 है, तो 10 इंटू 30 यानी 300 कूलम 300 जूल का वर्क हो गया। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड यानी Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर यानी 30 का हो गया 900 बाई 2 इंटू C का मतलब ये आपके पास हो गई 3, तो ये 3 300 बाई 2 यानी 150 जूल। तो हीट लॉस्ट भी आपके पास आ गया फटाफट से, 300 माइनस 150 यानी 150 जूल, आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल सर्किट्स, बेसिक सर्किट्स। नाउ वी हैव वन मोर सर्किट। अब t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, दोनों को आपने रिप्लेस करना है कंडक्टिंग वायर से, फिर आपको 4 और 3 पैरेलल में दिखेंगे, 3 एक उसके साथ सीरीज में दिखेगा, सॉल्व करेंगे, t इक्वल टू 0 पे करंट निकालेंगे, फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये और ये दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे, यानी करंट ना इधर से जा सकेगा ना ऊपर से जा सकेगा, यानी इसका मतलब करंट अभी भी पूरे सर्किट में 0 रहेगा। और फिर कैसे पोटेंशियल ड्रॉप्स आएंगे वो सब हमें सोचना है, थोड़ा सोचेंगे। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड टिल दैट टाइम आई राइट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन बोर्ड, सो दैट कुछ अच्छे बच्चे जो हैं जो आगे भाग रहे हैं उनको कुछ काम मिल जाए और वो थोड़ा अच्छा फीलिंग आए उनको कि अरे हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। सो आई राइट सम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ओके। फाइंड द करंट। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहता। ये जो सर्किट वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक फ्लो में हो जाए तो अच्छा है। सो आई होप आपसे कुछ क्वेश्चन की शुरुआत हो गई होगी। वहाँ वो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने उस पर कुछ काम कर लिया होगा, आई होप। और अगर नहीं भी किया होगा तो शुरू करें, फटाफट आगे बढ़ें। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं सीखना तो
तो सीखने का बस एक ही मूल मंत्र है कि आदत डालो कि सब कुछ सॉल्व मैं खुद करूँगा। सीखने का मूल मंत्र बस एक है कि मुझे ही सॉल्व करना है। जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मुझे ही करना है, तब तक सीखना मुश्किल है। इसे मिटा देता हूँ। छापने वाले बच्चों ने छाप लिया होगा, और जो बच्चे खुद से करते हैं उन्होंने सिर्फ समझ लिया होगा, अब वो खुद करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड I and I1 at t equal to 0 and at t equal to infinity. Also find charge on each capacitor at steady state if switch is closed at t equal to 0. if switch is closed at t equal to 0. ठीक है, सर्किट बना देता हूँ मैं इसका। इसमें थोड़ा इंक, इसमें थोड़ा सर्किट बड़ा दिख रहा है बट है कुछ भी नहीं। आप अगर थोड़ा सोचेंगे सो सर्किट इज़ वेरी सिंपल। ऐसा लगेगा आपको देख के कि ये बहुत बड़ा सर्किट है, कुछ नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक्स और कैपेसिटर की कुछ बेसिक्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा। और एक्चुअली ये सिंपल ही है, बस आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर वो पता है सो इट इज़ वेरी सिंपल। चलो, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। एक और क्वेश्चन लिख लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या निकालना था, ठीक है, वो सब है, ठीक है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे इसका आंसर बताना होगा थर्ड क्वेश्चन का। ओके, थर्ड क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ। तो t equal to 0 initially capacitor find the current at t equal to 0 and t equal to infinity. So t equal to 0 पे I कितना है, तो वो है 70/11 और t infinity पे आपको पता है कि I तो हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों ही ब्रांच ओपन सर्किट हो जाएंगी। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, तो बस t infinity पे चार्ज आएगा। तो चार्ज होने के लिए आपके पास में इसके अक्रॉस चार्ज जो आएगा CV यानी 6 3 18 180 माइक्रोकुलम, और इसके अक्रॉस जो चार्ज आ जाएगा 60 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो ये आंसर्स इसके हैं, बट मैं बताता हूँ कैसे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ सॉल्व कर लेते पहले तो हम लोग क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी सर्किट को t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे डिफाइन कर लेते हैं। सो एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, पहले तो हम सर्किट बनाते हैं दोनों इंस्टेंट्स पे, ठीक है ना। अब t इक्वल टू 0 t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर सर्किट बनाए तो 0 पे तो इसको आप कंडक्टिंग वायर की तरह लिख दो, तो देखेंगे ज़रा कैसे हो जाएगा। ये 3 ओम का रजिस्टर है, फिर यहाँ पे एक और रजिस्टर है, फिर यहाँ से एक और रजिस्टर है, यहाँ से इसको ऐसा जोड़ देंगे हम, यहाँ से एक बैटरी अपनी 30 वोल्ट वाली बैटरी लगा देंगे। ये हो गया, दिस इज़ 30 वोल्ट। ये आ गया आपके पास 3 ओम, यहाँ पे आ गया 4 ओम, यहाँ पे आ गया आपके पास 3 ओम, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले तो आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट 4 3 7 इसका पैरेलल लगा दो, है ना। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी R1 R2 यानी 4 × 3 12 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 7 12/7 दिख रहा है।
तो I इक्वल टू हो जाएगा E/R, तो 30/12/7, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 6 से काट लो इसको, 2 से काट लो तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 6, और 3 से कट जाएगा 2 से, 5 से, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7 5 35, I इक्वल टू आ जाएगा 35/2, 35/2। मैंने क्या बताया था, ये तो नहीं आ रहा अपने पास, ठीक है ना, तो हो सकता है ये गलत हो। लेट मी चेक वंस अगेन, ये कुछ गलत है, ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ दी है, कोई नहीं, टेंशन मत लो, चलो ये हमने सही किया है, यहाँ चेक कर लेते एक बार फिर से। तो पैरेलल R1 R2 यानी 4×12 बाय R1 + R2 यानी 7, ये तो सही है। I इक्वल टू E/R यानी 30/12/7 ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये दिख रहा है 30 × 7/12, तो काट देंगे उसको काट देंगे तो कितने से आ जाएगा, समझो 6 2 से कट जाएगा, 6 5 से कट जाएगा, 35/2, ये सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए और क्या चाहिए, आपको चाहिए करंट चाहिए था T इक्वल टू 0 पे, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी चाहिए था, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाले केस के लिए क्या होगा, पहले तो इन्फिनिटी वाला सर्किट बना देते हैं, ये ऐसा होगा और ये एक और होगा, यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है, ये 30 वोल्ट आ गया, ठीक है ना, और साथ ही साथ यहाँ से ऐसा होगा और यहाँ पे भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है ये 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हो गया, और ये नीचे वाला 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हो गया। अब जबकि करंट ही नहीं है तो ये पूरा 30 वोल्ट, और ये दोनों ही कैपेसिटर कैसे हो गए, पैरेलल में, तो ये 30 वोल्ट इसके भी अक्रॉस है, इसके भी अक्रॉस है, तो यहाँ पे तो चार्जेस Q1 भी 0 होंगे और Q2 भी 0 होंगे, दोनों पे चार्जेस 0 होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं आ रहा कैपेसिटर के अक्रॉस। अब ये जो है ये 30 वोल्ट, अच्छा किसी के दिमाग में आ सकता है सर यहाँ पे कुछ आएगा ना ड्रॉप, कुछ इधर, भाई इधर ड्रॉप आने के लिए करंट चाहिए और करंट ही 0 है ना, तो यहाँ भी ड्रॉप नहीं आएगा, किसी रजिस्टर में करंट ही नहीं है, तो रजिस्टर में करंट नहीं है तो ड्रॉप भी नहीं आएगा। ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू IR, यानी यही 30 वोल्ट 2 के अक्रॉस भी आएगा और 6 के अक्रॉस भी आएगा। पहली बात करंट तो 0 हो गया, और 2 और 6 के अक्रॉस 30 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, तो यहाँ पे जो हम चार्ज मिलेगा Q1 हो जाएगा CV यानी कितना हो जाएगा 6 × 3 यानी 180 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Q2 और वो हो जाएगा CV यानी फिर से 2 × 3 60 माइक्रोकूलम, ये आ गया अपने पास चार्ज। तो ये तो हमने निकाला था, बरोबर है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये बात आ गई, स्टेडी स्टेट पे निकाल दिया, स्टेडी स्टेट यानी T इन्फिनिटी वाला, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा ये वाला, तो ये Q1 यानी वैसे तो समझ गया होगा सबको, Q1 यानी 180 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, ये समझ गया होगा, ठीक है। अब ये भी एक चीज़ हो गई, अब आई थिंक हम यहाँ रुक जाएं और ये 2 क्वेश्चन दे दें आपको जूझने के लिए, करो अच्छे से करो, और कर पाए तो अच्छा, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बढ़िया चीज़ है। तो ये सर्किट प्रॉब्लम्स हमने शुरू कर दी हैं, और थोड़े से क्वेश्चंस और कराएंगे, और अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कैपेसिटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ लेक्चर, थोड़ा लंबा हो गया पर अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट गुड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ट्राई टू स्प्रेड इट एज मच एज यू कैन, है ना। सो आज के लिए यही इतना ही, यहाँ रुक जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।